अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान में हॉकी के साथ दीगर गेम्स और यूं ही फुटबॉल का हाल। फुटबॉलर्स को कई कई माह से बेचारों को पैसे नहीं मिले, अब थोड़े से पैसे दिए हैं और उन्हीं पे उन्हें टरखाया जा रहा है। दूसरी तरफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा ने अपॉइंट की थी पाकिस्तान में, जिसके चेयरमैन मुसलसल बदलते रहे, टीम्स बदलती रहीं, 2016 के बाद से ये कहानी पाकिस्तान में चलती रही और अब तो हारून मलिक साहब बैठे हैं चेयरमैन के तौर पर, लंबे अरसे से बैठे हैं। फीफा में उन्होंने अपने खासे असर रसूख बढ़ा लिए हैं। अभी एएफसी के एक वफ्द आया था पाकिस्तान, ऑडिट्स वगैरह हुए हैं, क्या हुआ है उसमें उसकी कहानी भी जानेंगे। लेकिन असल मामला यह है कि इलेक्शन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कब होंगे। उससे भी बड़ी बात जो कि स्टेक होल्डर्स के लिए अब होश कुशा है, एक स्टोरी इंग्लिश अखबार पाकिस्तान के डॉन में छपी और उस स्टोरी ने तहलका मचा दिया। उमैद वसीम की वो स्टोरी, और उस स्टोरी में ये बताया गया कि फीफा की ही बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर खुफिया मीटिंग हुई। एक इटालियन जिसका बहुत पहले हमारे ही प्रोग्राम में वफा अब्बास ने जिक्र किया था, आज से साल हो गया होगा, कि उन्होंने इस तरफ निशानदही की थी कि एक इटालियन माफिया है जो पाकिस्तान फुटबॉल को रन करने के पीछे है, यानी हारून मलिक साहब के पीछे वो है। अब वो सामने आ गए हैं नाम इटालियन माफिया के भी कि कौन है कौन नहीं है। उसके बाद एक बिजनेसमैन हारून मलिक, ये खुफिया मीटिंग हुई क्यों? पाकिस्तान का मुस्तकबिल हारून मलिक कैसे तय कर सकते हैं? पाकिस्तान का फुटबॉल जो स्टेक होल्डर है या फुटबॉलर है पाकिस्तान का, वो क्यों पाकिस्तान के फुटबॉल के मुस्तकबिल को तय नहीं करेगा? और ये सारी चीज़ें जाग आ रही हैं, ख़ास तौर पे इस स्टोरी जिसपे बड़े होश खुशा इंकशाफात हैं, इस पर करेंगे बात। आलमजेब साफ़ी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, फुटबॉल को बड़ी गहरी रूह से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर कियानी साबिक फुटबॉलर हैं, फुटबॉल की बेहतरी के लिए बेचारे भाग दौड़ भी बहुत करते हैं तैमूर, और कोशिश करते हैं कि शायद फुटबॉल की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान में हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे थोड़ी देर में कि उमैद को भी कनेक्ट कर लें। उमैद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उमैद भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, और जिनकी ये स्टोरी है तो उस पर बात करेंगे। आलमजेब भाई, एक बड़ी स्टोरी उमैद ने की और फिर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसे तहलका मचा दिया। हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि ये माफियाज हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल को रन कर रहे हैं पसे पर्दा, अब तो उनके नाम भी सामने आ गए। अरसलान भाई, इसने बड़ा डेंट किया है इस स्टफ ने, क्योंकि पहले से कई सालों से ये चीज़ें चल रही थी कि फ्रेंचाइज लीग इनका इंटेंट है। और जब ये शुरू में आया तो इससे मेरी मुलाकात हुई फुटबॉल हेडक्वार्टर्स में लाहौर में, तो मैंने उनको तकरीबन 4-5 मिनट का लेक्चर दिया कि हमजा खान ने तो कुछ नहीं किया और पाकिस्तान के फुटबॉलर्स की उम्मीदें जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आप इलेक्शंस टाइम पे कंडक्ट नहीं करते हो तो पाकिस्तान का फुटबॉल जो है मजीद डाउन हो जाएगा। यकीन माने उनकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त मुझे पता चली कि वो बिल्कुल खामोशी से मुझे सुनता रहा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था कि उनका इंटेंट कोई और है, और चीज़ है, वो कोई इलेक्शंस के लिए कोई सीरियस नज़र नहीं आ रहा था। और वही हुआ। अभी देखे 4 से ज़्यादा साल हो गए हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी 12 सितंबर 2019 में इंस्टॉल हुई थी, अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन भी नहीं करा सकी। तो ये जो स्टोरी छपी है, इससे फीफा के जो रूल्स रेगुलेशंस है उन पे भी सवालिया निशान उठता है। उसकी वजह ये है कि आप एक इनसी को इंस्टॉल करते हो, इसको एग्जीक्यूटिव पावर्स देते हो, और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लेटर में तो लिखते हो कि डे टू डे अफेयर्स को उन्होंने हैंडल करना है और इलेक्शंस कराने हैं। तो ये फ्रेंचाइज लीग जो फीफा की ब्लैक एंड वाइट में जो लेटर आई है वो सबके पास मौजूद है। उसमें ये जो है फ्रेंचाइज लीग ऑर्गेनाइज ही नहीं कर सकती एनसी, क्योंकि उनका डोमेन ही नहीं है। और फीफा ने ब्लैक एंड वाइट में उसको क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि वो डे टू डे अफेयर्स को हैंडल करेगी, जिसमें आपका डोमेस्टिक फुटबॉल आएगा, इसमें आपका इंटरनेशनल कोई कंपल्सरी एंगेजमेंट है वो आएगी। आप कोई लॉन्ग टर्म डील किसी के साथ साइन ही नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ मंजर आम पे आ गई है, इससे उनके इंटेंट का पता चला, और ये दिसंबर तक अब ये डाउटफुल है कि वो इलेक्शंस के लिए जाएगा। लेकिन इसने उनके जो इंटेंट से उनको डेंट किए हैं इस स्टफ ने, और अभी गवर्नमेंट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। बल्कि एक नोट ऑफ डिसेंट जो है
गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि एनसी जो है ये अथोराइज ही नहीं है कि वो फ्रेंचाइज लीग के लिए जाए, और ये अपना इलेक्शंस जो टाइम फ्रेम है अंटिल 15 दिसंबर, उस वक्त तक ये सारा कंप्लीट करके ये फोल्ड करे और पावर जो है वो न्यूली इलेक्टेड बॉडी को वो हैंड ओवर करे। क्योंकि इससे ये होगा कि कोई भी फ्रेंचाइज खरीद नहीं सकेगा। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एक प्रेस रिलीज भी इशू करती है तो कोई भी फ्रेंचाइज नहीं खरीदेगा। और इससे हारून मलिक के डिजाइन्स को और जिसके पीछे 2019 से जो लोग उसमें हैं जिनके नाम आए हुए हैं, और फिर 2020 में कुआलालंपुर में वो मीटिंग करते हैं, और अभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। अभी एक जो G3 और पहले टच का स्पोर्ट्स और अब पाकिस्तान फुटबॉल लीग अभी जो कह रहे हैं कि 1 नवंबर से हम उनको लॉन्च कर रहे हैं, वो भी एक फ्रेंचाइज बेस्ड लीग है। लेकिन अरसलान भाई मैं आपको बताऊं, फ्रेंचाइज मैंडेट नहीं है आलमजेब भाई। अगर फ्रेंचाइज आ जाएगी तो फिर वो फीफा को एक नया चूरन बेचेंगे। अरसलान भाई ये कोई भी अगर सब्सटेंशियल स्टेप हारून मलिक लेगा, क्योंकि हम इनसी यहाँ पे नहीं कह सकते कि इनसी स्टेप लेगी, हारून मलिक लेगा, क्योंकि इनसी में भी ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंचाइज बेस्ड लीग के खिलाफ है। वो अपना नोट ऑफ डिसेंट देंगे जब ही फर्स्ट स्टेप लेगा कोई कंक्रीट, ठीक है। तो ये तो मतलब है कि अथोराइज ही नहीं होंगे। और हारून मलिक अपने आप को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट मानता है। आप यकीन माने आपके पास भी एनसी के प्रेस रिलीज आती होंगी, वहां पे क्या लिखते हैं ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, कभी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से एक चीज मैं क्लियर करूं, मेरे हिसाब से फीफा को जब एनसी इंस्टॉल करनी है तो उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स देने की बजाय अगर इसको एक इलेक्टोरल कमेटी के तौर पे इंस्टॉल करे, और जो डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल एसोसिएशंस को इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि आपका जो कांग्रेस है वो इंटैक्ट होता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस और प्रोविंशियल एसोसिएशंस को उस वक्त तक डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि उनके इलेक्शंस नहीं होते नए, ठीक है। तो इस तरह एक सिस्टम से, क्योंकि आप अगर एक एनसी को इंस्टॉल करोगे और उनको इतने पावर्स दोगे, फंडिंग उनको करोगे, और वो चस्के लेते हैं, फिर एफसी के कांग्रेस में जाते हैं, फीफा कांग्रेस अटेंड करते हैं, वर्ल्ड कप में वीवीआईपी प्रोटोकॉल के आदी हो जाते हैं, तो फिर वो इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। बहुत तो फीफा के रूल्स रेगुलेशन जो है वो मुझे उस पे मतलब है कि मेरी ऑब्जेक्शन है कि उनको थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। तहफुजात हैं, ठीक हो गया, बहुत सही, बड़ी डिटेल। तैमूर, स्टोरी आपने क्या सब नहीं पढ़ ली, बड़ा तहलका मचा है उस पर, एएफसी को भी बड़ी तशवीश उठी है इस पर। फीफा के रोल पर तो मुझे शुरू से ही बड़ा मसला है, फीफा का तो अपना रोल बड़ा अजीब सा है। क्या कहते हैं तैमूर, स्टोरी आपने भी देखी, सबने देखी? जी थैंक यू असलान भाई, आपने इनवाइट किया। देखें आप भी कितने अरसे से फुटबॉल के प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। बेसिकली स्टार्टिंग से भी हमें थोड़ा सा ये फील होना शुरू हो गया था कि कहीं ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह मैंने, क्योंकि आपको पता है मिनिस्ट्री में भी काम किया, हमने तो बड़ा डिटेल फीफा को एक लेटर लिखा लास्ट जून को, जिसमें हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये 1 साल तकरीबन फेल हो चुके हैं, आप इसको आप मेहरबानी करके चेंज करें। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने उसको मार्च 15 तक एक्सटेंशन दी। लेकिन फिर उसके बाद हमने उनको एक डिटेल और लेटर लिखा कि हमने उनको बताया कि जो लास्ट जो एनसी थी उसने इतना टाइम वेस्ट किया, और जो आपने 15 मार्च तक जो इनका आपने इनको शेड्यूल दिया है, आप हमसे काइंडली वो इलेक्शन शेड्यूल शेयर कर दें। मैं असलान भाई मैं आपको बताऊं कि जब फीफा की तरफ से हमें जवाब आता था तो हम लोग खुद भी और मिनिस्ट्री के लोग भी खुद परेशान हो जाते थे कि ये किस तरह का उन्होंने जवाब दिया। बज़ाहिर तो वो फीफा के ऑफिसर्स के उसमें साइन होते थे, लेकिन महसूस इसी तरह होता था कि वो हारून मलिक ने खुद लेटर ड्राफ्ट करके फीफा को भिजवाया और उनके ऑफिसर्स ने उसके बाद जस्ट अपने साइन कर दिए। तो अब जो महत भाई की जो स्टोरी आई थिंक इन्होंने तो टोटली एक्सपोज कर दिया है। मेरी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अब इस पे फौरन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां इससे ज्यादा और बड़ी स्टोरी क्या होगी। उमैद ने हमें ज्वाइन कर लिया। उमैद वसीम, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट स्टोरी उमैद। स्टोरी हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, आपकी स्टोरी ने एक तहलका भी मचा दिया। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला उमैद। ये जो 2-3 चीज़ें, एक तो फ्रेंचाइज फुटबॉल
क्यों नहीं पाकिस्तान की जो ऑलरेडी हमारे पास एक सबसे टॉप नॉच हमारा इवेंट जो प्रीमियर फुटबॉल लीग थी उसको बंद कर दिया और उसके अलावा फ्रेंचाइज फुटबॉल पर काम शुरू कर दिया। फिर एक ख़ास किस्म की मीटिंग होती है बाहर फीफा के अपने ऑफिस में, और कौन से फ्लोर पे होती है, कौन कौन लोग उसमें शरीक होती हैं, ये सीक्रेट मीटिंग का मतलब क्या है, कैसे नॉर्मलाइजेशन कमेटी ड्राइव कर सकती है पाकिस्तान के फ्यूचर को। बड़ी बड़ी अहम स्टोरी है आपकी उमैद, ये क्या सिलसिला होने जा रहा है? जी जी असलान भाई, देखें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एनसी के आप एक चीफ इंस्टॉल कर रहे हैं जिनकी ट्विटर बायो पे ही लिखा हुआ है कि मैं फुटबॉल लीग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कमर्शियल इंटरेस्ट तो है पाकिस्तान फुटबॉल में। अब कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ आप एक बंदे को एनसी चीफ लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है ना कि मैं अगर एक लीग ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ और मुझे एनसी का चीफ बना दिया जाता है तो मैं तो कोशिश यही करूंगा ना कि मेरी लीग स्टार्ट हो जाए, मैं कुछ ऐसा माहौल बना लूं कि मेरी लीग बन जाए। सही है, फीफा का सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आपने एलिजिबिलिटी चेक्स में ये क्यों नहीं देखा। उस पर वो कह रहे हैं कि जी हमने किया और उसके बाद कोई कमेंट नहीं दे रहे। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपने बोला फ्रेंचाइज लीग और क्लब लीग। देखिए, फ्रेंचाइज लीग का मॉडल ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए सूटेबल है ही। हमारे पास इतने सारे क्लब्स हैं। ये 5,000 कॉन्स्टेंटीन ने खुद ही कहा था यहाँ पे इस्लामाबाद में, हैरान होकर पूछा था कि 5,000 क्लब है, कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, अब देखें फ्रेंचाइज लीग होती है 1 महीने की। अब दुनिया में 211 फीफा मेंबर्स हैं। सिर्फ इंडिया में फ्रेंचाइज लीग है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है। ठीक है, इंडिया को भी इतने पापड़ बेलने पड़े उसको रिकग्नाइज करवाने के लिए, और फिर उनके क्लब्स की एंट्री एएफसी कंपटीशन में हुई, क्लब लाइसेंसिंग का लंबा प्रोसीजर हुआ। फ्रेंचाइज लीग 1 महीने की लीग से फुटबॉल नहीं चलती। आपको लीग चाहिए तो कम से कम 8 लीग चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टर्स हैं ऐसे? मेरे हिसाब से तो नहीं है जो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, ग्रास रूट्स में इन्वेस्ट करें, एकेडमीज में इन्वेस्ट करें। ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो अब माहौल को भी कंड्यूसिव बनाने की बात है ना। एनसी जब से आई है, क्लब लाइसेंसिंग पे कोई काम हुआ नहीं हुआ। ये काम तो करना चाहिए था। तो आपको सब चीजें नजर आना शुरू हो जाती है ना कि किस चीज को पुश किया जा रहा है, सही क्या मैसेज दिया जा रहा है। अभी सैफ क्लब चैंपियनशिप में जब एंट्री की बात आई तो क्लब से बोल दिया गया कि जी आप ये डिपॉजिट कर दे इतने पैसे। यार इतनी बड़ी अमाउंट और एक ही रात में उन्होंने कहा सुबह कर दें भाई, ये पॉसिबल ही नहीं था। मुझे कॉल आई अफगान की और मुस्लिम क्लब की, मुझे खुद कॉल आई उमैद, और वो बड़े परेशान थे इस बात पे। अजीब तरीका कार है। फिर ये आपके सामने है उमैद, ये जो नेशनल चैलेंज कप हुआ है ये पिछले साल से चला आ रहा है और अब खत्म हुआ है। बिल्कुल, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है ये पीएफएफ का ना। 1 महीने का जो टूर्नामेंट होता है वो 1 साल से ज्यादा में खत्म हो रहा है। फुटबॉल जो लोकल है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। चैलेंज कप भी हो गया, चले वो अल्लाह करके हो गया, एक चैंपियन टीम हो गई, लेकिन अभी भी सवालिया निशान है कि आगे क्या होगा। पीपीएल होगी नहीं होगी, कैसे होगी? क्योंकि यहाँ तो वो पुश कर रहे हैं कि जी आप पूरी तरह क्लब बन जाए, लेकिन क्लब्स को कभी वो फ्रेमवर्क ही नहीं दिया जा रहा कि आप किस तरह लाइसेंसिंग करें। अग्री, वेरी वेल सेड, अग्री। अच्छा, इस पे आलम से भाई, ये जो एक ख़ास किस्म के तरीक़ा कार अपना रखे हैं एनसी ने, मैं तो बड़े अरसे से बोल रहा हूँ, अब तो खैर वो मैं मज़े की बात ये है उमैद आपको भी और तीनों को बता रहा हूँ, मेरी फीफा से कोऑर्डिनेशन भी चल रही थी, मैं फीफा से बात कर रहा था, कम्युनिकेशन हो रही है बीच में, यही आप वाली बात कि वो रिप्लाई बड़ा प्रॉपरली नहीं दे पा रहे कुछ चीज़ों का। फिर जब मैंने इनसे कहा, हारून मलिक से, कि आए प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कि सवालनामा भेज दें। मैंने वो सवालनामा भेज दिया कि चलें जी ये सवाल करूँगा आपसे। फिर शाहिद खोखर साहब बीच में आ गए, उनका फ़ोन आया, बड़ा अच्छे सवाल हैं, आप उनसे बात कर लें आप। मैंने कहा यार आप लोगों ने नहीं देना इंटरव्यू ना दें, लेकिन कम से कम ये सोशल मीडिया के ड्रामे ना करें कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आपको तो सवाल लिख के भेज दिए, इसकी तैयारी करके आ जाए, इससे ज़्यादा पेपर क्या आउट करूँ मैं, ये तो आउट कर दिया मैंने पूरा पेपर। लेकिन आलमजेब भाई क्या देख रहे हैं, होंगे इलेक्शन होते कुछ होगा? इलेक्शंस जो इनका जो स्टांस है, पहले तो मैं इसको इलेक्शंस ही नहीं समझता, क्योंकि उनका बेस, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इनका बेस ही गलत है। आपने न्यूली फॉर्म क्लब स्पोर्टिंग राइट दिया है
कम से कम एज जर्नलिस्ट मैं तो अभी तक मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। अगरचे चंद स्टेक होल्डर्स ने जो कि अपने आप को मेजर स्टेक होल्डर्स कहते थे और बड़े उसूलों की बातें करते थे, उन्होंने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और इस नेगेटिव ट्रेंड को उन्होंने इंडोर्स किया। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं इन इलेक्शंस को इलेक्शंस ही नहीं मानता जो अभी तक हो चुके हैं। और इवन क्लब स्क्रूटनी जिस अंदाज से इन्होंने कंडक्ट कराई है, इसमें जो ये कह रहे हैं कि हारून मलिक से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मेरे दौर में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक फुटबॉल हुई। मैंने कहा कौन सी उसने फीफा को भी यही लिख के दिया, पता है आपको? उसने फीफा को यही बताया है। मैंने कहा ये डोमेस्टिक फुटबॉल आपने किए है कि 10-10 मिनट हाफ, और वहां पे रेडी वाले उन्होंने इकट्ठे के क्लब बनाया और उन्होंने 10-10 मिनट हाफ खेला। को डोमेस्टिक फुटबॉल का करार दिया है स्क्रूटनी को। बिल्कुल, इसको डोमेस्टिक फुटबॉल करार दिया। अगर से डोमेस्टिक फुटबॉल जो है, अभी देखिए आपने एक साल में नेशनल चैलेंज कप कराया, तो एक साल में आपने नेशनल चैलेंज कप कंप्लीट किया, अभी इनका इंटेंट ही नहीं है। मैंने कई दफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी इंक्लूडिंग हारून मलिक, 2 बंदों से मैंने बार बार उनको स्ट्रेस किया कि आप लीग के लिए जाए, क्योंकि लीग जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और स्टीफन ने भी कई दफा मीडिया टॉक्स में कहा कि आप लीग कराए। अभी देखे ना, आपने नेशनल चैलेंज कप का लास्ट राउंड कराया तो उसमें भी स्टीफन को कई लड़के मिले, अच्छे लड़के मिले ना। वो जो पहले से हम समझ रहे थे कि ये अच्छे हैं, लेकिन वो स्टीफन के साइड से बाहर थे, तो उनका कसूर तो इसमें नहीं था। स्टीफन ने उनको वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स के लिए सेलेक्ट नहीं किए। लेकिन ये जो लिस्ट जो है इशू होगी आज या कल, इसमें आपको नजर आएंगे चंद नए लड़के उन्होंने पिक किए हैं, और ये इस डोमेस्टिक इवेंट की बदौलत ऐसा हुआ है। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैं ज्यादा स्ट्रेस इलेक्शंस के ऊपर दूंगा, क्योंकि ये तो डे टू डे अफेयर्स में आते हैं। और नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जो इन्वॉल्वमेंट काफी डीप तक गई है, जिस तरह के उम्मीद ने ये स्टोरी भी की है। और इससे तो मेरा ख्याल है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन को इस स्टोरी के ऊपर एक प्रेस रिलीज इशू करनी चाहिए कि हकीकत क्या थी, और क्योंकि सबको पता चल जाएगा। अगर वो प्रेस रिलीज इशू नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें काफ़ी पक्की है और इसमें इंटरनेशनल एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, और इससे डायरेक्ट फीफा और एफसी की जो इमेज है वो भी डेंट होगी। उमेद, ये जो आपने सीक्रेट मीटिंग का इस पे बड़ा अहम एक पहलू डाला है और बड़ा जिक्र किया है, किस तरह से ये मामला हो रहा है? मतलब ये तो बड़ी ख़तरनाक बात हो जाएगी कि बाहर बैठकर आप पहले ही पाकिस्तान का फ्यूचर ड्राइव कर लें, अपनी मर्ज़ी से उसकी डेरिवेशन निकाल लें, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें फ्यूचर, और उसके बाद उसी पर चलते रहें, उसी प्लान पे। ये कैसे हो सकता है? तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मैंडेट ही नहीं है। बिल्कुल, हमारा तो सवाल यही है कि ये मैंडेट नहीं है। और जो बात दूसरी है कि देखिए, मीटिंग हुई है, फ्रेंचाइज लीग पर बात हुई है, और फ्रेंचाइज लीग में देखें क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है ना, तो हर कोई आता है। और इतनी बड़ी रिसर्च टीम लगाई उन्होंने कि जी पाकिस्तान में क्या वो है फ्रेंचाइज लीग का, हम फ्रेंचाइज लीग क्यों कराएं। और फिर वो पूरा प्लान बना है कि जी पाकिस्तान में कंड्यूसिव है फ्रेंचाइज लीग। और फिर ये पिच हुआ है फीफा को, और फीफा के कुछ ऑफिशियल्स ने उसको ग्रीन लाइट दी है। उस टाइम पर फीफा में ये बात चल रही थी पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ी चीज होने वाली है। लेकिन ऑफ कोर्स देखें, हालात उनके लिए इतने साजगार नहीं रहे कि ये उसी वक्त लॉन्च कर लेते। मेरे पास उस टाइम के एनसी चेयरमैन के भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने मुझे बताया कि जी हम पे थोड़ा वहां से आ रहा है कि कुछ लोग फ्रेंचाइज लीग करवाना चाह रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट करें। जब जब एनसी चेंज हुई और दूसरी एनसी आई, तो वही साहब जो फ्रेंचाइज लीग कराना चाह रहे थे उनको चेयरमैन बना दिया। लेकिन उमेद, ये जो आपकी वाली सारी बात बिल्कुल ठीक, मुझे ये बताएं, ये हमारे स्टेक होल्डर ये कितने जिम्मेदार हैं इस सारे काम में, या इसको एनसी को इस हद तक ताकतवर करने में कि अब वो खुद को प्रेसिडेंट ही समझ रहे हैं, खुद ही को फुटबॉल फेडरेशन समझ रहे हैं? देखिए, स्टेक होल्डर्स पे एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप, असल में मसला ये है, हमारे स्टेक होल्डर्स भी तो इतने डिवाइडेड हैं आपस में। और मैंने एक और शो में ये बात कही थी कि वो प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का कभी फीफा तक जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं जाता। मसला ये है कि इलेक्शंस पे हमारा सबसे बड़ा डाउट है, जिस तरह हो रहे हैं
आलमगीर ने बिल्कुल सही बात करी कि न्यूली रजिस्टर्ड क्लब्स को जो है वो उन्होंने अलाउ कर दिया वोट देना। दूसरा के स्क्रूटनी पे बड़े सवाल आते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये इश्यूज आए कि लोग सलवार कमीज में आ गए विदाउट इवन किट और उनको पास कर दिया गया। मालाकंड का सबसे बड़ा केस अभी तक पीएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी में है, जिसमें जो एक क्लब है उनके प्रेसिडेंट का इशू है और वो 3 महीने पहले से, लेकिन उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। जो साहब इलेक्ट हुए हैं वहां से उन पे सवालिया निशान है। तो ये सारी चीजें हैं कि फुटबॉल देखें, फीफा ने एनसी लगाई कि आप शफाफ इलेक्शन कराएं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। हमें तो ट्रांसपेरेंसी नजर ही नहीं आई। ट्रांसपेरेंसी दूर तक कुछ बात मुझे समझ में इनकी नहीं आ रही। ये लोग तो जो कुछ कर रहे हैं, फीफा जो कुछ कर रही है पाकिस्तान फुटबॉल के साथ, स्टेक होल्डर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ये सारे धड़े जो पाकिस्तान में सालों से इलेक्शन लड़ते रहे या इलेक्शन की या उहदों की जंग लड़ते रहे, फैसल साले हयात ने आके उसमें आखिरी कील ठोक दी और उसके बाद ये मामला चला गया आपके एनसी के पास। और फीफा ने 2 बार एक ही डेकेड में पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको सस्पेंड किया। 2 बार एक ही डेकेड में। ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा एक अपने टेस्ट केस होगा। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक से, मैं ज़रा इस पर मजीद बात भी करता हूँ। वेलकम बैक जी। तैमूर, बात आप सुन रहे हैं दोनों भाइयों की और मैं समझता हूँ कि ये ज़रा आप बेहतर इसलिए बता सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट या आईपीसी मिनिस्ट्री के साथ आपने काफ़ी एंगेजमेंट रखी है। आप कोऑर्डिनेटर भी रहे, आपने बहुत सारा काम किया और आप फीफा के साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहे। हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्या उनको ये ओरिजिनल मसाइल या ओरिजिनली जो ग्रास रूट पे जाके मसला है पाकिस्तान फुटबॉल का, जो फीफा के साथ इशू है, ये समझ में आते हैं? एक अदराक है इस बात का? बेसिकली देखें, मिनिस्ट्री ने इसी वजह से मुझे अपॉइंट भी किया ताकि फुटबॉल की जो ग्रास रूट के जो इशू थे, बाकी डिपार्टमेंट के जो इशू थे, उसको भी रिजॉल्व करें। आई थिंक मैं आपको बताऊं, आप स्टेक होल्डर्स का बता रहे थे, 2015 से लेके 2019 तक नो डाउट पाकिस्तान फुटबॉल के स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 2019 से ऑनवर्ड 2024 आ गया, इसका टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फीफा और फीफा की लगाई हुई नॉर्मलाइजेशन कमेटी है। अब स्टेक होल्डर देखें, आप स्टेक होल्डर लिख के भी थक चुके हैं, प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब फीफा को लिख रही है, अगर उसका जहाँ पे हम लिख रहे हैं अगर वही लोग उसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो फिर आप बताएं उसका तैमूर, मसला पता क्या है? तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया फीफा के साथ स्टेक होल्डर्स ने, कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया। फैसल सालेयात अकेले को फ्री छोड़ दिया, वो फ्री फॉल स्विंग करते रहे। उनको एएफसी में भी जगहें मिल रही थी, उनको दीगर जगह भी मिल रही थी, बाकी स्टेक होल्डर्स उन्हीं के ताबे हो गए। तो ये तो खुद किया है ना सारों ने। असलाम भाई, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? अगर ट्रस्ट तब बिल्ड किया जाता है ना जब एक तरह से लोग न्यूट्रल हो। अगर फीफा में बैठे लोग ही न्यूट्रल नहीं है तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, जितने पिछले 2 सालों में जितनी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि फुटबॉल के मसले सॉर्ट आउट हों, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जितनी उन्होंने फेवर दी आपके सामने है, कितनी इसने रिटर्न में एग्रीमेंट्स दिए, रिटर्न में आपका रोड मैप दिया, कोई एक चीज भी जो इसने हल की हो। हम तो बेसिकली देखें, हम खुद परेशान हो जाते हैं कि ये इसने खुद बोला कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 माह चाहिए एक्सटेंशन मिलने से पहले, लेकिन उसके बाद फीफा ने फिर उसको 9 माह की एक्सटेंशन दे दी। दूसरा इलेक्शन में देखें, मैं खुद पिंडी में हूँ, पिंडी में जो इलेक्शन हुआ, आई थिंक इससे ज्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन आज तक पाकिस्तान फुटबॉल की हिस्ट्री में नहीं हुए, जो कि इन्होंने व्हाट्सएप पे कराए हैं। इससे ज्यादा मुतनाज़ा नहीं है। किसी टाइम भी कोई लोग भी आई थिंक कोर्ट में जाएगा तो ये नल एंड वाइट डिक्लेयर हो जाएंगे। दूसरा, मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब से गुजारिश है, आई थिंक ये परफेक्ट केस है, इसमें फॉरेन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीधा कैश में जाए और जाके पाकिस्तान का केस फाइट करे। आई थिंक इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आलमज़ेब भाई, क्या फीफा के साथ बात होगी? हमारे तो अपने स्टेक होल्डर्स में वो दमखमी नहीं है, उन्होंने कोई लाइन ही सीधी नहीं कर रखी थी फीफा के साथ। ट्रस्ट बिल्डिंग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ना फीफा के साथ कोई ट्रस्ट बिल्डिंग थी, ना कम्युनिकेशन। बस वहाँ से जो वफ्त आ जाता था एएफसी का, उससे बात हो जाती थी, वो जो कुछ करके चला जाता था, वहाँ से पैसे आ जाते थे और यूँ फुटबॉल चल रही थी। डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स की अगर आप बात करें तो इवन जो छोटे स्टेक होल्डर्स की मैं बात नहीं करूंगा, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी पता है कि वो वेट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी की कि जब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर वो मैदान में कूदेंगे और चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे, जो पाकिस्तान में पहले होता रहा है। तो वो इवन इलीगल इलेक्शन
जो बेस बना है उनकी भी परवाह नहीं कर रहे। जो मुझे अंदाजा है और जो मेरी इंटरेक्शन हुई है, वो तो कह रहे हैं यार हम जीत जाएंगे, मैनिपुलेट करके चीजों को हम कंट्रोल में लेंगे। तो फिर कौन बात करे, मीडिया तो नहीं कर सकती। लेकिन ये उम्मीद हम जिस हद तक बात कर सकते हैं हम कर रहे हैं, आलमजेब भाई भी कर रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। पर ये मसला एक्चुअली आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कॉरेस्पॉन्डेंस कर लें, आप उन्हें ईमेलिंग कर लें, हारून मलिक साहब ने अपने पज्जे गाड़ लिए हैं, अब कोई दो राय नहीं है। और वो शायद एक ऐसा मॉडल लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इलेक्शन बेशक हो जाए और प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक कांग्रेस टाइप बॉडी बैठ जाए जो सारे फैसले भी करे और प्रेसिडेंट को भी कंट्रोल करे। ये एक ओरिजिनल मॉडल वो शायद तश्कील देने जा रहे हैं जो अभी स्टेक होल्डर्स को समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। इसके बाद तो ये बिल्कुल ही हाथ पांव कटवा के बैठ जाएंगे सारे। सबसे जरूरी ये है कि गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, वो फीफा प्रेसिडेंट को लिखें कि जी आप आए, लेट्स टॉक ऑन फुटबॉल, एंड इट इज वेरी सिंपल थिंग। देखें फीफा में जो फीफा का जो प्रेसिडेंट है उसको हर जगह प्रेसिडेंशियल वेलकम मिलता है। ठीक है, अब आईपीसी के लोग अगर लिखेंगे या कोई उस तरह लोग लिखेंगे तो फीफा प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, ये एक पोजीशन है, जहां जाते हैं फीफा प्रेसिडेंट उनको प्रेसिडेंशियल वेलकम मिलता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर पे ओनस आता है कि जी वो लिखें फीफा को कि जी देखिए ये इशू रिजॉल्व होना जरूरी है। पाकिस्तान फुटबॉल का फ्यूचर एट स्टेक है और ये एक सीरियस चीज है, मेरे हिसाब से बहुत सीरियस चीज है। क्योंकि देखिए फीफा से हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जी अगर आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगा रहे हैं तो हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही। तो अब गवर्नमेंट का काम है कि जी आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें फीफा को कि जी हमारे ये कंसर्न है, प्लीज एड्रेस दिस। मीटिंग जो होनी थी दुबई में वो हो नहीं पाई है, तो बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं, चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए जो अभी तक नहीं आई है। उम्मीद ये चीज़ों में क्लैरिटी बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से अग्री, मीटिंग हो नहीं पा रही। गवर्नमेंट रोल कैसे दे, आईपीसी मिनिस्ट्री का रोल, बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं, मुझे तो उनका रोल ना समझ आता है। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि उनको शायद अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ओरिजिनल इश्यूज़ की, फुटबॉल की। ये वैसे आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया है। अंडरस्टैंडिंग का बड़ा इशू है कि फुटबॉल दुनिया में कैसे चलती है और गवर्नमेंट का कितना रोल होता है फुटबॉल में। देखिए इंडिया में अगर फुटबॉल चल रही है ना तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इंडिया में टर्म रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है AIFF पे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का रूल है। हमारे यहाँ जो है वो जो ऑफिशियल्स आते हैं वो बोलते हैं कि जी हम तो फीफा से वो हैं एफिलिएटेड, तो हमारे ऊपर ये लोकल रूल्स अप्लाई नहीं होते। लेकिन भाई इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में तो अप्लाई हो रहे हैं ना टर्म रिस्ट्रिक्शंस और सारी चीजें। तो ये बात है कि अब स्पोर्ट्स माइंडेड लोग जब तक नहीं आएंगे या वो फीफा से बात नहीं करेंगे तो फिर क्लैरिटी नहीं आएगी। अच्छा उम्मीद मैं अगर आपसे इसलिए थोड़ी सी डिस्कशन भी इस चीज़ पे कि अंडरस्टैंडिंग शायद पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ लोगों को ना हो। इसका जो स्ट्रक्चर है इलेक्शन का वो बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको पहले डिस्ट्रिक्ट और फिर फेडरेशन तक आना पड़ता है, नीचे के इलेक्शन स्क्रूटनी करनी पड़ती है। 2015 के क्लब्स पर होने थे इलेक्शन, उसको भी इग्नोर कर दिया। व्हाट्सएप के ऊपर पूरा इलेक्शन पंजाब का हो गया, बलूचिस्तान के भी ऐसे ही चल रहे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल ही किसी तौर पर समझ में नहीं आ रही। ये सारा कुछ अभी AFC की टीम आई तो क्या उन सबकी आंखों पर पट्टी है, फीफा की आंखों पर पट्टी है? फीफा ने कहा व्हाट्सएप पर इलेक्शन करवा लो, दुनिया के किसी मुल्क में करवाने देंगे? और NC जिसका रोल ही बहुत शॉर्ट और लिमिटेड था उसको इतने बड़े स्पैन का रोल मिल गया, पता नहीं किस तरह मिल गया और कैसे चल रहा है। वो गवर्नमेंट को जवाब दे नहीं है, वो स्टेक होल्डर्स को जवाब दे नहीं है। इलेक्शन जो व्हाट्सएप तो है ना वो एक कंट्रोवर्सी अलग है। क्योंकि देखें बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आई जिसमें लोगों ने कहा कि हमारा वोट प्रेशर डाला गया और वोट जो किसी और को देना था वो किसी और को दे दिया। री वोटिंग हुई, पहला वोट काउंट नहीं किया, दूसरा वोट काउंट कर लिया। ठीक है, इलेक्शन में तो व्हाट्सएप पे बहुत डिस्क्रिपेंसी हुई है, ये तो एक इशू है। और ये मैंने फीफा को भी इस पे लिखा है, दुनिया में कहीं और व्हाट्सएप पे इलेक्शन नहीं हुए, ये पाकिस्तान में पहली बार हुए। हाँ ना, बड़ी अजीब बात है। मतलब ये तो किसी सूरत किसी को समझ नहीं आ रहा यार, व्हाट्सएप पर इलेक्शन मतलब कभी ऐसा हुआ, इसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है? ये तो खुद में इतना बड़ा सवाल। अच्छा फिर फीफा के अपने भी बड़े मसाइल है ना उमैद।
फीफा पे खुद करप्शन के बड़े मसाइल रहते हैं, उनके तो अपने करता धरता के ऊपर, हेड के ऊपर करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल या स्कैम सामने आया। फीफा मुझे लगता है खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फीफा पाकिस्तान में फुटबॉल की तबाही में सबसे बड़ा रोल उसी का है। पहले तो चुप करके बैठे रहे, पाकिस्तान फुटबॉल पर कोई मॉनिटरिंग नहीं की। फैसल सालेयात के दौर को जब ख़त्म किया तो उसके बाद ये सारी मॉनिटरिंग शुरू की। तो इतने साल क्यों चुप बैठे रहे? ये क्यों नहीं पूछा कि आज तक आप वर्ल्ड कप के हिस्सा क्यों नहीं बन पाए? देखिए, फीफा पर खुद भी सवालिया निशान है। जब ब्लैटर जब निकले 2015 में और वो बड़ा फीफा स्कैंडल हुआ, उसके बाद फीफा ने एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए। कल जो है वो बैंकॉक में फीफा कांग्रेस होने वाली है, तो उसमें वो सारे रिफॉर्म्स को रिट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डबल वर्ल्ड कप होस्टिंग की जो बिड, जैसे असल तो इशू हुआ था कि रशिया और कतर को एक साथ वर्ल्ड कप अवार्ड हुए थे। अब फीफा ने उसके बाद ये बोला कि नहीं, हम 2 वर्ल्ड कप की एक साथ वोटिंग नहीं करवाएंगे। लेकिन कल ये प्रपोजल है एजेंडा में, और इसको जो है ना वो वापस ले रहे हैं। तो देखिए, चीजें फीफा भी कोई दूध की धुली भी नहीं है। सही बात। लेकिन एज द ग्लोबल बॉडी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम एक एनसी लगा रहे हैं, हमारे अपॉइंटेड लोग हैं, हमारे सैलरीड लोग हैं, तो फिर शफाफियत होनी चाहिए। ओके, एक छोटा सा ब्रेक हो, मैं तो हमारे साथ ही हैं और थोड़ी देर में ब्रेक के बाद आते हैं। तो नासिर इस्माइल साहब पाकिस्तान के कोच रहे, पाकिस्तान के फुटबॉल को बड़े क्लोजली जानते हैं, फेडरेशन उसके सिस्टम्स का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में। अगर मैं देखूं तो इस वक्त फुटबॉल की अंडरस्टैंडिंग में भी, प्लेयर्स की डेवलपमेंट में भी नासिर भाई का बहुत बड़ा रोल है, बड़ा नाम है। वापस आते हैं नासिर इस्माइल साहब से भी, और उमैद भी हमारे साथ है, इन दोनों से जी। नासिर इस्माइल साहब, इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया था जाने से पहले, नासिर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। नासिर भाई, उमैद भी साथ है। एक चीज़ हम दोनों ने बड़ी अच्छी डिस्कस की, बल्कि आलमजेब भाई भी थे साथ, तैमूर भी था पहले, कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की तबाही की ज़िम्मेदारी जहाँ पर हम फीफा को दे रहे हैं, जहाँ पर हम नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दे रहे हैं, वहीं पर हम स्टेक होल्डर्स को भी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स की रही पहले, अब आईपीसी हो गई, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने को भी हम प्रॉपर तरीके से इसका हिस्सेदार बना रहे हैं। आप भी ऐसे ही समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई, एंड अस्सलाम वालेकुम उमैद भाई। देखिए अरसलान भाई, फीफा ने अगर पाकिस्तान में अगर किसी प्रिंट मीडिया को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है स्टोरीज में, तो इसमें मैं कोई दो राय नहीं है, वो है डॉन अखबार। और डॉन अखबार में जो स्टोरीज उमैद की होती है उसको वो बहुत सीरियस तरीके से उस पर रिएक्ट करती है। और जो उमैद की स्टोरी मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, बहुत जबरदस्त। देखिए ना, जो भी स्टोरी होती है अगर उसके पास किसी भी जर्नलिस्ट के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रूफ ना हो तो वो स्टोरी यूजलेस होती है। ट्रू। जब उमैद ने ये स्टोरी की है, जिन जिन के नाम उन्होंने मेंशन किए हैं, तो एटलीस्ट कोई ना कोई इनके इंटरनल रिसोर्सेज फीफा में ऐसे हैं कि जिन्होंने ये सारी चीजें उनको डिस्क्लोज करके बताई है और इन्होंने अपने रिसोर्सेज के थ्रू उसको डिस्क्लोज किया है। अब सारा गेम है फीफा के कोड में, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि जहां पे 3 महीने की एक्सटेंशन हारून मलिक मांग रहे थे और उनको 9 महीने की दे दी गई। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन फीफा। कोई देखें, जब तक फाइनेंशियल फैक्टर इन्वॉल्व ना हो उस वक्त तक कोई भी चीज कोई एग्जीक्यूट नहीं करता, ना किसी को सपोर्ट करता है। और फीफा क्या, फीफा करप्ट इदारा नहीं है? बहुत बड़ा करप्ट इदारा है, हमें तो पता है। सेप ब्लैटर जैसा आदमी जिसने फीफा को अपने पैरों पे खड़ा किया, ठीक है, माइकल प्लेटिनी जिसने एक लेजेंडरी फुटबॉलर, वो उसके साथ जितने भी कोर मेंबर्स थे जो कहते हैं ना गुर के बाबे पुराने, वो सबको फिट किया 20 से 25 लोगों का बिकॉज ऑफ करप्शन। तो अभी भी वो फैक्टर जरासीम कोई ना कोई तो मौजूद होते हैं। तो यही वजह है कि ये हारून मलिक जो इस वक्त इतना स्ट्रांग हुए हैं, ये जितना ये पाकिस्तान की कंटिन्यूसली कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन पे वायलेशन किए चले जा रहे हैं और फीफा ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तो ये तो इस वक्त फीफा के अंदर अगर मेरे पास इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते अभी, तो मैं डायरेक्ट जाता काफ के अंदर और फीफा के ऊपर में केस करता पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को लेके, और मैं सवाल करता कि आए बैठे और ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसमें अमेंडमेंट की इजाजत आपने हारून मलिक को रिटर्न में दी है तो उसकी कॉपी पब्लिकली तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से शेयर करें। लेकिन कोई लेटर नहीं है, ये कहते हैं हमें इजाजत है, हमें इजाजत है। अबे भाई, अगर आपको इजाजत है तो आप वो लेटर को पब्लिश करें, खत्म हो जाती बात, कोई भी कुछ नहीं कहता। लेकिन आपने इतनी बड़ी वायलेशन के नए क्लबों को राइट ऑफ वोट दे दिया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है
कि उसको 2 साल तक 90% अपीयरेंस उस क्लब की होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन, तब जाके उसको राइट ऑफ वोट मिलता है। सर यही तो कह रहा हूँ, 2015 के जो क्लब्स थे स्क्रूटनी के बाद से वो एलिजिबल थे, उन सबको रौंद कर तो व्हाट्सएप पर इलेक्शन हो गए, किसी ने पूछा भी नहीं। हम ये देखें, इस बात के हम बहुत बड़े हामी हैं कि जैसे जैसे दुनिया चेंज होती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे वैसे सिस्टम डेवलप होते हैं, वैसे वैसे प्लेयर डेवलप होते हैं, वैसे वैसे टीमें बढ़ती हैं। ठीक है, अब ये 8 सालों में बच्चे जो 12 साल के थे आज 17 साल के हो गए, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई क्लबों को ज्वाइन करेंगे। अगर बहुत से क्लब नए बनते हैं तो उनको जरूर इनरोल करते, उनको इनरोल करते, उनको प्लेइंग राइट देते, प्लेइंग राइट देने के बाद उनको अपना एक एक क्राइटेरिया के मुताबिक ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन के क्लबों के तरीके से उनको पूरा एक फॉर्म करते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में हारून मलिक साहब ने आज तक डायरेक्टर टेक्निकल इसलिए अपॉइंट नहीं किया कि सारे जितने भी फैसले हैं नेशनल टीमों के, प्लेयरों के, उनके टूर्स के, ऑफिशियल के, वो सारे फैसले वो खुद करते हैं। और इनके साथ शामिल होते हैं सऊद हाशमी, इनके साथ शामिल होते हैं ये शाहिद खोकर साहब, शाहिद खोकर साहब, हारिस अजमत भाई तो बेचारे उनको लगाया हुआ उन्होंने लीगल मैटर्स पे, वो बेचारे इस मामले के अंदर बिल्कुल आइसोलेट रहते हैं, वो बोलते भी हैं तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सारे सिस्टम की खराबी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में डायरेक्टर टेक्निकल का ना होना। ठीक है, और तमाम मम्मी डैडी कल्चर के लोग इस वक्त फेडरेशन का हिस्सा है। आप जाके से देखे वहां पे अजीब माहौल होता है, मैकडोनल्ड पिज्जा चल रही होती है फेडरेशन के खर्चे पे, हर आदमी की गोद में एक लैपटॉप है, डू लुक बिजी डू नथिंग, कुछ नहीं। डोमेस्टिक सर्किट का इवेंट आज 9 महीने के बाद जाकर चैलेंज कप कंक्लूड हुआ। जी हाँ, 1 साल के बाद तो पिछले साल का चैलेंज कप कंक्लूड हुआ। फ्रेंचाइज बेस्ड लीग की ये इसलिए फोकस है कि ये चाहते हैं कि ये जो फ्रेंचाइज बेस्ड लीग में टीमें लाए उनको ये राइट ऑफ वोट दें। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें नासिर भाई और उमैद, मुझे नहीं पता किस हद तक सदाकत है। मुझे कंप्लीट करने दे नासिर भाई, इसमें भी जरा मैं आप लोगों की राय चाहूंगा। उमैद, मुझे ना कांटेक्ट किया किसी ने और उन्होंने, मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा जी चैलेंज कप हो गया लेकिन उसके ऐलान करदा पैसे वो अभी तक कोई उसका हमें अता पता नहीं है। अब पता नहीं किस हद तक सच है या नहीं ये बात। सॉरी, मैं आपने क्या बात की मैंने सुनी नहीं। उमैद, ये जो चैलेंज कप हुआ ना, इसके जो टीम्स को ऐलान करदा पैसे मिलने हैं, रनर अप, फाइनल और बाकी, वो एक टीम ने कांटेक्ट किया उनके कोच ने, उन्होंने मुझे कहा कि अब किस हद तक दुरुस्त है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें इसके कोई पैसे नहीं मिले। जी, इसकी कोई बात चल रही है लेकिन अभी तक चैलेंज कप की बात कर रहे हैं। जो पिछले लड़कों के पैसे फंसे हुए हैं, टीमों के पैसे फंसे हुए हैं, नेशनल विमेन चैंपियनशिप जिसको जी सर पता है मुझे, साल से ऊपर हो गया। आपको कह रहा हूँ कि 7.5 लाख रुपए का चेक जो है वो माशा यूनाइटेड का आज तक कैश नहीं हुआ। वो हम बात अब उनसे परसों करते हैं तो वो कहते हैं कि वो अकाउंट जिससे हमने आपको पैसे देने वो अकाउंट फ्रीज हुआ हुआ है। अबे भाई ये हमारा मैटर थोड़ी है, आपने तो पैसे पे कर देंगे। लेकिन इनका जो अभी इरेगुलरिटीज के लिए जो फीफा का AFC का वक्त आया था, उन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं, अगर वो रिपोर्ट्स करप्शन की नजर ना हुई तो आप देखिएगा कि कितने कितने ताने बाने इनके AFC और फीफा के इनके खुलेंगे, ये आप देखते जाएं। बस देखे ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये वो जुल्म है पाकिस्तान फुटबॉल के साथ कि जो हारून मलिक साहब और उनकी पूरी टीम मिलके कर रही है। ठीक है, और अभी नेशनल विमेन चैंपियनशिप इन्होंने अनाउंस की, सुने आप, उन्होंने उसके बाद उन्होंने वापडा को भी निकाल दिया, आर्मी को भी निकाल दिया, HEC को भी निकाल दिया और माशा यूनाइटेड को भी निकाल दिया। ठीक है, इसलिए निकाल दिया कि ये कराची सिटी FC को डायरेक्ट चैंपियन बनाना चाहते हैं, जो कि अभी रिसेंटली नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीत गई पूरी नेशनल टीम को खिला के। अदिल रिस्की को लगाने का मकसद ये था कि आप एक अपनी लॉबी फॉर्म करें, जिसमें इन्होंने हाजरा को भी बाहर कर दिया, मापारा को भी बाहर कर दिया और 4-5 लड़कियों बाहर कर दिया कि ये लड़कियां इनके पास नहीं खेलेंगी कराची सिटी में। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। जिन लड़कियों ने कराची सिटी के फॉर्म भरे कि हम खेलेंगे, वो लड़कियां नेशनल टीम का हिस्सा है और नेशनल इनको चैंपियनशिप जितवा के कराची सिटी FC को ये डायरेक्ट उसको राइट ऑफ वोट दिलाना चाहते हैं। ये एडवांस बात मेरे ऑन रिकॉर्ड रख लें आप अपने पास। ये वैसे आपने बड़ी बात कही। अच्छा, यही चीज मैं नासिर भाई उमैद से भी जरा, उमैद काइंडली आपका भी इस पे कमेंट, यही जो बात आपसे डिस्कस कर रहा था मैं कि काफ़ी लड़कों के लड़कियों के पैसे फंसे हैं, इधर टीम्स भी अब शिकायतें शुरू हो गई हैं कि उनके नेशनल चैलेंज कप के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं किस हद तक सच है या नहीं, लेकिन बहरहाल अगर शिकायत आई है तो कोई बात तो होगी। बिल्कुल शिकायत आई है कि पैसे अभी तक मिले नहीं है, लेकिन चले बेनिफिट ऑफ द डाउट PFF को दे देंगे, चले पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है।
ठीक है। अब दूसरी बात ये कि देखिए नेशनल विमेंस चैंपियनशिप का ना ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू नासिर भाई ने बताया है, और ये कि आप जो है ना लास्ट टाइम की चैंपियन को आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप में। आर्मी जीती थी लास्ट नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप, इसका मतलब उनका पीएफएफ कांग्रेस में एक वोट था। अब ये किस हद तक होता है कि ये विमेन ये वोट, एक वोट के लिए ये नेशनल चैंपियनशिप को इस तरह वो करा जा रहा है। क्लब लाइसेंसिंग पे बहुत पुश कर रहे हैं, लेकिन देखें बात ये है कि क्या कराची सिटी भी क्लब लाइसेंस रेगुलेशंस को फुलफिल करती है? मेरे हिसाब से आपके हिसाब से नहीं करती? नहीं। ओह, तो मैं ये तो एक और एक ट्रिकी और टेक्निकल इशू है। बिल्कुल, मतलब देखें अभी आप इतने सारे जो आप मेंस टीम्स के साथ कर रहे हैं, आपने इतने स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन लगा दिए कि जी क्लब लाइसेंसिंग का ये आप इतने डिपॉजिट कराएं। क्या आप ये विमेंस चैंपियनशिप के जो क्लब्स हैं उनके साथ कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ये तो मुझे पता है कि नहीं कर रहे, वहां नहीं कर रहे। वो उधर चूंकि वो वोटिंग राइट वाला भी मैटर है ना उमैद, तो वो वोटिंग राइट दिलवाने वाला बात वो सारे कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो है उसमें। बिल्कुल नासिर भाई, जो बात उमैद कह रहे हैं कि एक तो दो तरह के मुख्तलिफ पहलू है ना। एक तरफ अगर हम किसी क्लब को देखें जिसको नहीं खिलाना, उस पर इतनी कदगन, इतनी पाबंदियाँ, इतने रूल अप्लाई, और जिसको खिलाना है उसके लिए सारा कुछ एग्जाम्प्ट। देखें क्लब लाइसेंसिंग जो है ना, अगर उसके ऊपर आप जाएंगे ना, सिर्फ 2 या 3 टीमें उस क्लब लाइसेंसिंग को फुलफिल करती हैं। बिल्कुल ठीक है, उसके तो मामलात ही बड़े अजीब हैं। ठीक है, देखिए क्लब लाइसेंसिंग के लिए आपके पास तमाम एज ग्रुप की लीग के प्लेयर्स होने चाहिए, मेंस विमेंस बोथ, नंबर 1। ठीक है, आपका अपना ग्राउंड होना चाहिए एज पर दी नेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको अल्लाह का भला आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्डिंग एकेडमीज वाला चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है उस क्लब का वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मुझे ये बताएंगे कितने क्लब है पाकिस्तान में जो इसको फुलफिल कर सकते हैं? बहुत ही कम होंगे बेचारे जो क्लब खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक और बड़े मजे की बात, एक और बड़े मजे की बात सुने। देखें, जब पिछली जो लीग चल रही थी उसमें जब एएफसी ने ये इशू उठाया क्लब लाइसेंसिंग का, तो शायद खोकर साहब उसका हिस्सा है, उस वक्त वो क्लब लाइसेंसिंग को हेड कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने तमाम क्लबों के डॉक्यूमेंट्स लेके उनके साथ एफसी लगा के, आर्मी एफसी, वाडा एफसी, केआरएल एफसी, जो केआरएल ने फाइनल खेला था क्लब एफसी क्लब का, उसके अंदर केआरएल एफसी बाकायदा आप गूगल के ऊपर सर्च कर ले, वो इवेंट वो लिखा हुआ है। तो जब डिक्लेयर कर दी थी एफसी ने सबको क्लब, तो ये दोबारा से क्यों उनको इंक्लूड कर रहे हैं? अच्छा, और ये चाहते ये है जी, ये चाहते ये है कि क्लब लाइसेंसिंग के लिए सिर्फ क्लबों को, डिपार्टमेंट्स को ये क्लब काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनका राइट ऑफ वोट ये खत्म करना चाहते हैं, और ये क्लबों को देना चाहते हैं राइट ऑफ वोट, और उन क्लब्स को के साथ ये डील करके कि हम आपको क्लब लाइसेंसिंग के थ्रू आपको राइट ऑफ वोट दे रहे हैं, और अब आप हमें वोट दें, और आप हमारे तैयार किए हुए ग्रास रूट से बंदे जो ने क्लबों को हमने राइट ऑफ वोट दिया है उनके थ्रू हम इसको लाके फेडरेशन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएं। और इनका प्लान यह है कि जब वहां पे बॉडी फॉर्म हो जाए तो ये इस फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बन के बैठ जाए और ऊपर से कंट्रोल करके ये फेडरेशन को नासिर भाई, ये चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले उमैद से और इनसे डिस्कस कर रहा था। जो प्लान मुझे पता था या मुझ तक आया था और वो बड़े करेक्ट रिसोर्सेज से आया था कि ये इलेक्शन करवाएंगे, फिर एक कांग्रेस टाइप की बॉडी बना लेंगे और सदर से भी ऊपर बैठ जाएंगे, और फिर कुछ अरसे में नीचे आके सदर बन के बैठ जाएंगे, जाते कहीं नहीं। मैं तो ये बहुत पहले कह चुका हूँ, लेकिन मैं आज आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से मैं आपको बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नेशनल विमेन चैंपियनशिप में ये अवाबडा को खत्म कर दें, वोट ये खत्म कर दें, एचईसी को खत्म कर दें, ये माशर को तो है ही नहीं हमारा, ये आर्मी को आउट करके दिखाएं। मैं दोनों हाथों से इनको सलूट करूंगा विमेन चैंपियनशिप से। बिल्कुल ठीक है उमैद। अच्छा नासिर भाई, चूंकि वक्त की कमी थी, बड़ी अच्छी बात। उमैद, एक चीज सिर्फ लास्ट में, स्टोरी का अगला पार्ट कब आ रहा है और कौन, कोई पाकिस्तानी भी कोई इसमें इन्वॉल्व है सारे काम में? बस आप देखें, कोशिश जारी। इसका मतलब है कुछ बड़ा। थैंक यू सो मच उमैद वसीम, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़े शानदार रिफाइंड स्टोरी की, बड़ा मजा आया। स्टोरी ने तहलका भी मचा दिया, हकाइक सामने ले आए। नासिर इस्माइल साहब
पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कोच भी, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है उनकी बतौर फुटबॉलर भी, कोच भी। इसके अलावा डेवलपमेंट में प्लेयर के बड़ा हाथ है उनका। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपका भी, नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।